हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड वालों का चैप्टर पहला जिसका नाम है विलियन, और उसका ये हमारा लेक्चर नंबर भाई 11 है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन, मतलब हेनरी का नियम क्या होता है और उसके अनुप्रयोग क्या क्या है। भाई इसके बहुत सारे रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस इसके होते हैं, बहुत सारे जो हम अपनी साधारण जिंदगी में देखते हैं, उसके एप्लीकेशंस वेस्ट हम पढ़ेंगे इसमें हेनरीज लॉ में। चलिए भाई फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हेनरीज लॉ। भाई आपको पता है हम लेक्चर नंबर 10 में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था गैसों की द्रवों में विलेयता। मतलब हम क्या कर रहे थे भाई, गैसों को द्रव में घोलने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पर हमने बहुत सारे कारक पढ़े थे। बहुत सारे कारक ये थे भाई, हमने ये कहा था कि हम जैसे गैसों को द्रव में घोलते हैं तो उनको बहुत सारे कारक प्रभावित करता है। टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, रिएक्टिविटी होती है, उनका नेचर होता है। तो वहां पर एक चीज हमने पढ़ी थी भाई, वो क्या था? हमारा दाब। एक चीज हमने पढ़ी थी, वो क्या था? हमारा दाब। हमने ये सीखा था सर जैसे जैसे दाब को बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैसें जो होती हैं मेरी द्रव में ज्यादा घुलती हैं, यानी कि उनकी विलेयता ज्यादा होती है। भाई ये हेनरी का नियम ना बस उसी बात को कहता है, बस उसी बात को कहता है। क्या कहता है भाई? हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक पात्र है। सर मैंने ले लिया है एक इस तरह का पात्र, ठीक है। इसमें क्या करता हूं मैं? इसमें कुछ द्रव भर लेता हूं भाई। इसमें मैंने पार्शियली फिल्ड भर दिया कोई भी द्रव, कोई भी लिक्विड हमने ले लिया भाई, कोई भी द्रव, पानी ले लो, कुछ और ले लो, जो मर्जी ले सकते हो। पार्शियल मतलब कुछ थोड़ा खाली है उसको भर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है? हमको यहां पर एक गैस भरनी है। क्या भरनी है भाई? गैस। चलिए सर गैस भी भर देते हैं। इसमें हमने भर दिए है एक गैस। इसमें हम क्या करते हैं भाई? एक गैस भर देते हैं, ठीक है। ये जो येलो कलर में हम दिखा रहे हैं ये हमारी क्या है? गैस, ठीक है। ये हमने गैस भर दी है। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे तो गैस तो निकल के भाग जाएगी ना, इसलिए हम इसके ऊपर लगा देते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं एक पिस्टन। हमने यहां पर लगा दी इसके ऊपर एक पिस्टन, ठीक है भाई। हमने एक पिस्टन लगा दी। अब क्या होगा भाई? अब जैसे जैसे पिस्टन ऊपर है, अगर मान लीजिए मैं यहां पर इस पिस्टन पर थोड़ा दाब लगाता हूं, इस पिस्टन पे क्या करूंगा? थोड़ा दाब लगाऊंगा, तो ये पिस्टन कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे आएगी वैसे वैसे ये गैस है ये मेरी सॉल्यूशन में घुलती जाएगी भाई, उस द्रव में घुलती जाएगी। जैसे और दाब लगाऊंगा गैस और ज्यादा घुलेगी, और दाब लगाऊंगा गैस और ज्यादा घुलेगी। इसका मतलब जितना ज्यादा मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ? दाब लगाता हूँ, वैसे वैसे मेरी जो गैस है वो मेरे द्रव में क्या होती है भाई? घुलती हुई चली जाती है। सर यही कहता है हमारा हेनरी का नियम। क्या कहता है सर हेनरी का नियम? हेनरी का नियम क्या कहता है सर? हेनरीज लॉ हमारा ये कहता है भाई, किसी भी विलयन का, किसी भी द्रव में जब कोई गैस घोली जाती है तो उस गैस की जो विलेयता होती है, उस गैस की जो विलेयता होती है उस गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा हमारा दाब रहता है गैस हमारी उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होती है? घुलती चली जाती है, उतनी ज्यादा हमारी घुलती चली जाती है। यानी कि हम यहां पर अगर लिखना चाहें तो भाई हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सर क्या लिखेंगे भाई? किसी गैस की द्रव में विलेयता। भाई कोई भी गैस है हमारी जो द्रव में घुल रही है, द्रव में क्या हो रही है? घुल रही है। यानी किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब, भाई किस पर? आंशिक दाब पर, या दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये बात आपकी उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं जितना ज्यादा दाब बढ़ाओगे उतनी ज्यादा इसमें गैस हमारी क्या होती चली जाएगी? घुलती चली जाएगी। मान लीजिए सर जो हमारी गैस घुली है वो कितना अमाउंट घुल गया? उसका m अमाउंट घुल गया। आपने जो दाब लगाया था वो कितना था? P था। प्रेशर हमने P ले लिया। तो भाई यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं, सर क्या बोलना चाह रहे हो? हम यहां से एक चीज बोलना चाह रहे हैं सर, किसी भी गैस की जो मात्रा उसमें घुली है वो मान लीजिए कितनी है? m है। वो भाई घुली है वो किस पर निर्भर करेगी? सर उसमें लगाए गए
दाब पर। जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, उस गैस की मात्रा उसमें घुली होगी। यानी यहां से हम बोल सकते हैं भाई m क्या है, गैस की मात्रा है जो इसमें घुली हुई है, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, वो उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। भाई हम एक चीज जानते हैं, जब भी किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आता है ना भैया, बिल्कुल आता है सर, यहां पर भी आएगा। तो हम यहां पर कर देंगे m इज इक्वल टू k इंटू p। यहां पर एक चीज कंफ्यूजन में आ जाती है, कुछ लोगों को ये लगता है सर ये जो k है, क्या इसको हम हेनरी स्थिरांक बोल सकते हैं, हेनरी कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं? आंसर इज नो। भाई इसको हम हेनरी स्थिरांक नहीं बोलते, ये हमारा एक बेसिक रिलेशन आ गया। अब हेनरी स्थिरांक सर किसको बोलेंगे, फिर हेनरी स्थिरांक किसको बोलेंगे, तो अभी हम बताते हैं किसको बोलेंगे। अब इस चीज को ना अगली लाइन से हम करते हैं। भाई हमने एक चीज जाना, क्या जाना सर, जब किसी भी विलयन में हम गैस पर दाब लगाएंगे, गैस उस विलयन में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, यानी और ज्यादा घुलती चली जाएगी। यानी जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा उतनी ज्यादा गैस हमारी उसमें घुलती हुई चली जाती, यही तो हमने पढ़ा। ठीक है सर, जितनी ज्यादा गैस घुलेगी इसका मतलब गैस के मोल उसमें उतनी ज्यादा घुलेंगे। भाई अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसके मोल भी तो बढ़ेंगे, तो मोल भी अनुक्रमानुपाती होंगे दाब के। सर मोल जितने ज्यादा घुलेंगे उनके मोल अंश भी घुलेंगे, तो यहां से हम इतना भी बोल सकते हैं सर गैस के जितने मोल अंश हैं वो भी अनुक्रमानुपाती होंगे किसके, दाब। अब यहां से हम कांस्टेंट लेके आते हैं, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं किसी भी गैस के जो मोल अंश हैं वो अनुक्रमानुपाती होंगे किसके, गैस के आंशिक दाब के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाता है k और यहाँ पर हो जाएगा p। अगर मान लीजिए मैं p को इधर लेके जाता हूँ, x को इधर लेके जा रहा हूँ, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1/k इंटू एक्स। भाई उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई हुई, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। भाई p की वैल्यू हम निकालेंगे तो k डिवाइड में चला जाएगा ना, 1/k इंटू एक्स। भाई जब k हमारा क्या था, कॉन्स्टेंट, k हमारा क्या था, कांस्टेंट था, मतलब नियतांक है, तो भाई 1/k है, ये भी तो हमारा एक कांस्टेंट होगा। भाई इस कांस्टेंट को हम स्पेशली नाम दे देते हैं kh, और जिसका नाम हो जाएगा हमारा हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट मतलब हेनरी नियतांक इसको हम बोलेंगे। भाई हेनरी नियतांक बोलेंगे तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p बराबर kh इंटू एक्स। p क्या है भैया, p क्या है, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब। भाई जो ऊपर से हम दाब लगा रहे हैं उसे हम क्या बोले, गैस का आंशिक दाब हो जाएगा। ठीक है सर, p हमें समझ में आ गया। सर kh क्या है, kh हमारा हेनरी स्थिरांक हो गया। सर x क्या है, ये x बोल दो, जाई बोल दो, काई बोल दो, जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे मोलस। और ये किसके मोलस है भाई, गैस के मोलस है। ये किसके मोलस है, गैस के मोलस। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हेनरी का नाम क्या कहता है। यहां से एक डेफिनेशन और लिख सकते हो भाई, एक डेफिनेशन जो नॉर्मली हमेशा टीचर्स पढ़ाते हैं और डायरेक्ट इसी को पढ़ा देते हैं, वो क्या होती है भाई, किसी भी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, हेनरी नियम के अनुसार, क्या लिख सकते हैं हम, हेनरी नियम के अनुसार उस गैस का आंशिक दाब, उस गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब। भाई हेनरी नियम के अनुसार उस गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई, दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, फॉर्मूला में समझ में आ गई। ये हमने बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीमे धीमे आराम से समझ लिया भाई हेनरी का नियम क्या है। दोबारा से समझते एक बार क्या होता है। हेनरी का नियम क्या था भैया, किस पर वेश होता है, ये गैसों की द्रवों में विलेयता पर वेश होता है। मतलब हमको किसी भी द्रव में गैस को घोलना है, भाई गैस को घोलेंगे क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। भाई हेनरी नियम ने केवल एक ही चीज कही है कि जैसे जैसे गैस पर उसका आंशिक दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस हमारी उस द्रव में घुलती हुई जाएगी। यानी गैस दाब बढ़ेगा तो उसकी मात्रा बढ़ेगी, उसकी मात्रा बढ़ेगी उसके मोल बढ़ेंगे, उसके मोल बढ़ेंगे उसके मोल अंश बढ़ेंगे। यानी मोल अंश अनुक्रमानुपाती होंगे किसके, दाब के। जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के। इस कांस्टेंट को इधर लेके जाते हैं 1/k, इस 1/k को हम kh से दिखा देते हैं, जिसका नाम हो जाता है हमारा हेनरी स्थिरांक। और इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं भाई, एक डेफिनेशन सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई, हेनरी नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है।
उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको आ गई होगी समझ। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, जिसका नाम है हेनरी नियम के अनुप्रयोग। भाई हेनरी नियम का यूज कहाँ होता है, क्या जरूरत है, क्यों पढ़ना है हमें इसको। तो हेनरी नियम के बहुत सारे बेसिक एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे बेसिक एप्लीकेशन हैं जो हमारे रियल लाइफ बेस्ड हैं। वन बाय वन पढ़ लेते हैं भाई इसको। 3 हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पहला है हमारा ये, क्या दिखाई दे रहा है भैया, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में भाई हेनरीज नियम का यूज किया जाता है, हेनरी लॉ का यूज किया जाता है। सर कैसे बोल सकते हैं आप, आपने कभी एक चीज देखी होगी भाई, नोटिस करी होगी, अभी जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है, अगर मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए हो ना, और कोल्ड ड्रिंक लाने के बाद उस ठंडी कोल्ड ड्रिंक को आपने ढक्कन खोला, आपने पीना स्टार्ट किया, पी लिया, टेस्ट देखना कैसा आ रहा है, उसके बाद उसको खोल के रख दो थोड़ी देर, उसको खोल के रख दो थोड़ी देर, उसके बाद में आप चाहे उसको फ्रिज में रख लो या कहीं और जगह रख लो, वापस से ठंडी कर लो, फिर उसके बाद पी के देखना बेटा, आपको केवल मीठा पानी लगेगा, वो आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लगेगी। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब है ऐसा क्यों होता है कि हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए, उसको खोला, हमने पिया, टेस्ट अलग आ रहा है, कुछ टाइम बाद, कल को पी रहा हूं या 2 घंटे बाद पी रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं उसमें टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। भैया इसका कारण कौन बताता है, इसका कारण बताएगा हमारा हेनरी लॉ। कारण क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए, हमने ढक्कन खोला, ढक्कन खोले एकदम से गैस निकल के जाती है, गैस निकल के जाती नहीं जाती भाई। इनके जितने भी ये हमारे जो ढक्कन इसके लगे होते हैं, ये बहुत ही सील्ड पैक होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है भाई, इसमें गैस तो घुली होती है। हमने कल द्रवों में विलेयता कराई थी गैसों की, वहां पर मैंने बताई थी कौन सी गैस होती है, मोस्टली इनमें कौन सी गैस होती है, हमारी CO2 गैस होती है। CO2 गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके लिक्विड में क्या कर देते हैं, विलय कर देते हैं, बहुत ज्यादा दाब लगाया जाता है, और जैसे ही हम ढक्कन को खोलते हैं भाई, जैसे हम ढक्कन को खोलेंगे तो यहाँ से दाब कम हो जाएगा ना, और दाब कम होगा भाई, दाब बढ़ेगा तो गैसों की द्रव विलेयता बढ़ेगी, और जैसे दाब कम हो तो विलेयता कम नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से जैसे ढक्कन हमने हटाया, वैसे यहां से गैस निकलना बाहर, गैस निकलना बाहर। भाई जब हम ताजा लेके आते हैं, जब पीते हैं, उसमें गैस प्रेजेंट होती है, और जब हम पीते हैं तो हमारे गले पे एकदम से चिलिंग इफेक्ट आता है। लेकिन खोल के रख दो, नॉर्मल टेम्परेचर होता जाएगा, गैस वहां से निकलती जाएगी, प्रेशर आपने हटा दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा, सारी गैस निकल जाएगी, और गैस निकल जाएगी, फिर आप पियोगे, फिर क्या चिलिंग इफेक्ट, गैस तो बची नहीं ना, वो खाली मीठा पानी रह गया। इसका मतलब उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि हेनरी नियम के अनुसार क्या है, जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे गैस है उसमें हमारी बहुत सारी घुली होती है। तो इसमें हमने कोल्ड ड्रिंक जितनी भी बनाई जाती है भाई, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाई जाते हैं, जितने पेय पदार्थ होते हैं, उनमें हमारा हेनरी लॉ का यूज किया जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सर दूसरा समझते हैं, दूसरा कौन सा भैया, दूसरा ये मेरे को दिखाई दे रहा है, कुछ पहाड़ से दिखाई दे रहे हैं, और इन पहाड़ों पर लोग यात्रीगण जा रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी, चलो ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं, अगर हम लोग भी कहीं किसी नॉर्मल पहाड़ पे भी चले जाए, तो वहां जाकर हम देखते हैं भाई हमें थकान से होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, चेहरा लाल पड़ जाता है, नाक ये सब लाल पड़ जाता है, थकान होने लगती है, हाथ मतलब बोल सकते हैं सांस लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका कारण क्या होता है भाई, इसका कारण समझते हैं सीधा सीधा। जब हम भाई जमीन पे होते हैं, जब हम जमीन पे होते हैं, है ना, तो जमीन पे होते हैं तो वहां पर हमारा जो वायुमंडलीय दाब है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, हमारा जो वायुमंडलीय दाब है वो होता चला जाता है कम, वो होता चला जाता है कम। और हमने एक चीज कल भी पढ़ी थी भाई, क्या पढ़ा था भाई, हमारे ब्लड में जो हमारा रक्त है, हमारा जो खून है भैया, उसमें एक गैस घुली होती है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। भाई हम श्वसन करते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है अंदर, जाती तो बहुत सारी है, लेकिन लंग्स तक जाती है, उसके बाद में सब वापस आ जाती है। ब्लड में कौन जाता है, ऑक्सीजन। भाई ब्लड कौन किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन हमारी गैस अवस्था में होती है, यानी ऑक्सीजन गैस को कहां घुलना होता है, हमारा रक्त में घुलना होता है। जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, सर पहाड़ों पे जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, वहां जाते जाते आपका क्या होगा भैया, जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा भैया, दाब कम हो जाएगा तो उसकी मात्रा जो घुलने वाली है, उसकी विलेयता भी तो कम हो जाएगी इसकी। यानी कि हमारी जो ऑक्सीजन है भाई, हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलेगी, हम ऑक्सीजन ब्लड में घुल ही नहीं पा रही इतनी, लेकिन शरीर को तो जरूरत है ना,
भाई शरीर को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, और जब ऑक्सीजन की शरीर को जरूरत है तो हमारा शरीर कहेगा भाई लाओ ऑक्सीजन। अब इतनी ऊपर आए हो, आपको एनर्जी भी चाहिए तो ऑक्सीजन तो देनी पड़ेगी, और ऑक्सीजन देनी पड़ेगी तो हमारा शरीर क्या करता है, जल्दी 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 क्या करता है, सांस लेने लगता है, जिससे हमें कहता है हौका चल गया भाई, हमारा थकान होने लग गई है, जल्दी जल्दी श्वसन करना है, सांसें बढ़ गई हमारी। वो कारण क्या होता है भाई, यही कारण होता है कि वहां पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और कम होने की वजह से हमारी गैस रक्त में नहीं घुल पाती, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको पता है ना ऑक्सीजन की जरूरत क्या होती है? एक बार चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं, अगर मान हो सकता है आपको पता हो और हो सकता नहीं भी पता हो तो मान लेते हैं। भाई ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? हम सांस क्यों लेते हैं? नॉर्मली आंसर आता है सर जिंदा रहने के लिए। सांस नहीं लेंगे तो मर नहीं जाएंगे हम? भाई काय को क्यों लेते हैं सांस? इसका प्रॉपर रीजन हमारा ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, खाना खाया, खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, बहुत सारी चीजें होती नहीं होती। अब खाना खाने के बाद जैसे मान लीजिए कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, तो वो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या होता है, पचता है। वो पचने के बाद भैया वो चेंज हो जाता है हमारा ग्लूकोज में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है हमारा क्या, जैसे हमने खाना खाया, भाई बहुत सारे प्रोसेस होती जाएंगे बॉडी में, है ना, बायोलॉजी तो हम पढ़ नहीं रहे फिलहाल, हम बस बता रहे हैं आपको। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे अंदर जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, वहां पाचन होता है, फिर हमारा आगे आंतों में जाता है, वहां एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारा डायरेक्ट क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज बन जाता है। सर ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज का क्या करना भाई, जैसे हमने श्वसन किया, श्वसन करने पर क्या होता है, यानी सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन आई, ब्लड के थ्रू हर सेल में पहुंच गया ग्लूकोज, ब्लड के थ्रू ही हर सेल में पहुंच जाएगी कौन, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस इससे जाके क्या करती है भैया, रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद बनाती है आपकी CO2 प्लस साथ में बनता है H2, और साथ में निकलती है ऊर्जा, साथ में निकलती है हमारी ऊर्जा, इतनी एनर्जी मिलती है। भाई क्या बन जाता है, ऊर्जा। 6 ये और 6 ये हमारे बन जाते हैं, है ना। तो आपके ऑक्सीजन कितने यूज हो जाते हैं, हमारे 6 ऑक्सीजन है, और 6 दूनी 12 और 6 18, मतलब बोल सकते हैं 6, ये हो गए, ठीक है ना। हमारे इतने ऑक्सीजन यूज होते हैं, तो ये हमारा क्या है भाई, ग्लूकोज है। सर हमने खाना खाया, खाना पचने के बाद कहाँ पहुंचा, ग्लूकोज में, सांस ली, उससे मिला हमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्लूकोज को जलाएगा, जलाने के बाद बनाएगा CO2 जो हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, फिर बनाता साथ में जल जो हमारी बॉडी में जरूरत है भाई पानी की, तो वहीं पर यूज हो जाता है, और साथ में मिलती है एनर्जी, और एनर्जी की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ। मैं किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। तो भाई पहाड़ों पे जाऊंगा भैया, जब मैं पहाड़ों पे जाऊंगा तो मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी सर, बिल्कुल पड़ेगी। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो एनर्जी चाहिए नहीं मेरे को, चाहिए सर। एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। भाई खाना खाने के अलावा उसको जलाना भी तो पड़ेगा, है, उसका ऑक्सीडेशन भी तो करना पड़ेगा। सर वो कौन करेगा, वो तो हमारे एयर करेगी, मतलब ऑक्सीजन गैस करेगी। ऑक्सीजन गैस कैसे पहुंचेगी भाई, हम सांस लेंगे तब पहुंचेगी। अब तुम्हारे वहां पर क्या है, मान लो सांस ले भी रहे, गैस घुल ही नहीं पा रही है, तो आपको वहां पर दाब तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। हेनरी लो कहता है जितना अगर दाब कम है तो घुलेगी नहीं। वह पहाड़ों पे पहुंचे हम, दाब कम था, गैस घुल ही नहीं पा रही, तो दाब बढ़ाने के लिए वहां पर जितने भी लोग पहाड़ों पर जाते हैं, मान लीजिए घूमने जाते हैं या पहाड़ चढ़ने जाते हैं, वो अपने साथ में क्या लेके जाते हैं भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, जिससे कि वहां पर हमारा जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे, वो आराम से वहां की यात्रा कर सके। उम्मीद करता हूं दूसरा वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, जो हम हेनरी लॉ के अनुप्रयोग की बात कर रहे थे। तीसरी बात कर लेते भैया। तीसरी बात है हमारी, अभी हम ऊपर गए थे ना घूमने पहाड़ों पे, अब हम नीचे जाएंगे। नीचे कहाँ से, समुद्र में घूमने जाएंगे, समुद्र की सैर करने जाएंगे। सर इसकी क्या जरूरत है, जरूरत है भाई, आज है। अगर हम हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं तो आज जरूरत है। देखो भाई इसमें क्या है, ये भी हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं भाई नीचे, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। सर क्या जरूरत होती है, जैसे हम ऊपर गए, पहाड़ों पे गए, दाब क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था भाई, वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा था, कम हो रहा था भाई। जैसे जैसे समुद्र में हम नीचे की ओर जाएंगे भैया, इसका जो वायुमंडलीय दाब है वो बढ़ता जाएगा। जैसे ऊपर जाने पे कम हो रहा था तो नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता जाता है। सब बढ़ने से क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमें बहुत अच्छी बात है सर, बढ़ रहा है तो क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी जा रहे हैं हम, नीचे जाते जा रहे हैं, क्या होगा, ऑक्सीजन तो घुलती जाएगी ना बॉडी में,
घुलन दो, क्या दिक्कत है, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, उससे दिक्कत थोड़ी, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी फट थोड़ी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि हम जब पहन के मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लिया, हम कूद गए समुद्र में, और हम समुद्र में जाते जा रहे हैं, जितनी गहराई में जाएंगे दाब उतना ज्यादा बढ़ेगा, और दाब जितना ज्यादा बढ़ेगा हमारी ऑक्सीजन हमारे खून में, हमारे ब्लड में उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अब होगी जब ये बेचारा यात्री समुद्र की सतह पर पहुंचता है। कहां पहुंचेगा, समुद्र की सतह पर। अभी पूरी बॉडी में, पूरे खून मतलब जितने ब्लड है हमारा, उन सब में ऑक्सीजन घुल चुकी है, बहुत अमाउंट में, जितनी घुलनी थी उससे ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि भाई प्रेशर ज्यादा था, और जितने ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस घुल जाएगी। जैसे ही ये सरफेस से ऊपर पहुंचेगा, वहां जाके देखेगा भाई वहां पर प्रेशर एकदम से बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रेशर हमारा कम हो जाता है। भाई जैसे बाहर आए दाब कम हो गया, अब दाब कम होने से क्या होगा भाई, विलेयता भी तो कम हो जाएगी, और विलेयता कम हो जाएगी तो भैया इस इंसान की जो नसें होती हैं, उनमें कौन होता है, खून, और उस खून में कौन घुल गया था, हमारा ऑक्सीजन गैस घुली हुई थी। जितना दाब था उसमें ऑक्सीजन गैस घुल गई। अब जैसे दाब कम होगा भाई गैस तो बाहर निकलेगी ना, उसकी विलेयता कम हो जाएगी ना। भाई जैसे जैसे दाब बढ़ा वो घुल गई, अब दाब कम होती वो वहां से बबल्स बन जाएंगे, यानी खून के जो नसों के बीच में छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे, बबूले से टाइप से बन जाएंगे, जो क्या करते हैं हमारे ब्लड के, जो हमारा रक्त घूम रहा होता है उसमें रुकावट पैदा कर देते हैं। और सर जब रक्त घूम ही नहीं पाएगा है, फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो बॉडी में क्या काम चलेगा, ना हर सेल को खाना पहुंच पाएगा, ना हर सेल को ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, ना हर सेल को एनर्जी पहुंच पाएगी, कुछ तो होगा नहीं। और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, यानी कि इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, और भाई इतना होता है कभी इनकी नसें भी फट सकती हैं, ये मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो सर बचते कैसे हैं, बचने के लिए फिर भैया इनके लिए एक काम किया जाता है, इनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना, इसमें ऑक्सीजन गैस के साथ साथ हीलियम गैस को भी भरा जाता है। किसको भरा जाता है, हीलियम गैस को। सर हीलियम गैस को क्यों, क्योंकि हीलियम गैस भाई एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, अभिक्रिया किसी से करती नहीं, और इसको इतने दाब पर ये आसानी से घुलती भी नहीं है, तो ये घुलेगी ही नहीं ब्लड में जाकर, और घुलेगी नहीं तो वहां का प्रेशर को मेंटेन करे रखती है, उसके प्रेशर को बनाए रखती है, तो जिसकी वजह से जब वो ऊपर आते हैं तो इतना दर्द फील नहीं होता है, और हमारे स्क्रू ड्राइवर शो होते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तो भाई ये थे हमारे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा हेनरी नियम क्या होता है, और हेनरी नियम के अनुप्रयोग भी बहुत प्यार से आपको समझ में आए होंगे। भाई अगले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 12 में आते हैं, और उसमें आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर जिसका नाम होगा राउल्ट का नियम, और साथ ही साथ आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो भाई आपको करना है केवल शेयर, भाई जितने भी लोग हैं जिसको भी आप पढ़ रहे हैं आपके जानकारी में उन सबको शेयर कीजिए लेक्चर्स, ठीक है ना। बस इतना ही कहेंगे, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू एनर्जी के साथ।